एंटी थायराइड ड्रग्स पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में बताते चलूँ कि किस तरह से हम इसको इनहिबिट करते हैं। एंटी थायराइड ड्रग जो है वो 3 तरह यूज़ होती हैं कि या तो हम T3 T4 की प्रोडक्शन को कम कर दें, सिंथेसिस को, या जब ये बन गई हैं फॉलिकुलर सेल्स के अंदर तो हम इसकी रिलीज़ ना होने दें इसको, ठीक है, वहीं पे ट्रैप हो जाए, रिलीज़ ना होने दें इसको, इनहिबिट कर दें रिलीज़ को। और थर्ड जो चीज़ है इसकी कि T4 को T3 में कन्वर्ट ना होने दें, क्योंकि T3 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू T4 के। T4 को T3 में कन्वर्ट होने से भी हम इसको इनहिबिट कर सकते हैं। मेनली 3 तरह के काम होते हैं। अब ये 3 तरह के काम कैसे होंगे, हम पहले देखते हैं कि सिंथेसिस किस तरह से होती है। मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊंगी ताकि ड्रग्स जो हैं वो याद करना ईजी हो और आपका कंसेप्ट डेवलप हो। ये हमारे पास है एक फॉलिकल, ठीक है, ये एक फॉलिकल है, ये हमारा है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर जो है वो फॉलिकल्स होते हैं, इस तरह से फॉलिकल्स हमने एक जो है वो हमने इस तरह से इसको बड़ा कर लिया। फॉलिकल्स जो होते हैं उसके जो वो वहाँ होते हैं उसके इर्द गिर्द फॉलिकुलर सेल्स और बीच में होता है कोलोइड। ये सपोज करें कि ये हमारा एक फॉलिकल है, सपोज करें ये इसके छोटे छोटे सेल्स होंगे, फॉलिकुलर सेल्स होंगे, और इसके दरमियान में जो होगा वो कोलोइड होगा। हमने इसको एक फॉलिकल ले लिया है और ये फॉलिकुलर सेल्स हैं और बीच में कोलोइड है। अब क्या होता है कि यहाँ पे है ब्लड। ब्लड से सबसे पहले हमारे पास आएगा आयोडाइड। आयोडाइड आएगा हमारे फॉलिकुलर सेल्स के अंदर। फॉलिकुलर सेल्स के अंदर आने के बाद ही जाएगा अंदर कोलोइड के अंदर। कोलोइड में जाने से पहले ये कन्वर्ट होगा इनटू आयोडीन, ठीक है। ये I2 में जो है वो कन्वर्ट होगा बाय पर ऑक्सीडेज इंजाइम जो इसे कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जब ये आयोडीन में कन्वर्ट होगा तो इसकी होगी ऑर्गेनिफिकेशन। ऑर्गेनिफिकेशन में क्या होता है कि हमारे कोलोइड के अंदर बनते हैं एक प्रोटीन जिसे हम कहते हैं थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन जो है वो कंबाइन करेगा आयोडीन के साथ और बनाएंगे MIT और DIT। MIT होता है मोनो आइडो थायरोनिन और DIT होता है डाई आइडो थायरोनिन। जब एक मोनो और एक डाई मिलता है तो ये T3 बनाता है, जबकि दो DIT के मिलने से T4 बनता है। हमारा T3 जो T4 है वो इसमें कंबाइंड फॉर्म में होता है। उसके बाद क्या होगा कि प्रोटीलिसिस होगी। प्रोटीलिसिस में क्या होती है, प्रोटीएजेस आएंगे जो कि तोड़ेंगे T3 और T4 को, और तोड़ने के बाद ये इसको रिलीज़ करवाएंगे। ये हमारा रिलीज़ हो रहा है। रिलीज़ होने के बाद ये हमारे आ जाएंगे ब्लड के अंदर, और ब्लड के बाद ये जाएंगे पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर। पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर T4 कन्वर्ट होगा T3 में, ठीक है, डीआयोडीनेज के थ्रू। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर, सिंथेसिस के अंदर, हम अगर इसको इनहिबिट कर दें इस लेवल पे कि जो आयोडीन है उसकी ऑर्गेनिफिकेशन ना हो, या उसकी जो है हमारे पास कपलिंग ना हो, और कपलिंग मीन्स के T3 T4 जो है वो रिलीज़ हों, टूट के रिलीज़ हों, और या फिर हम कहते हैं कि प्रोटोलिसिस ना हो इनकी, या रिलीज़ ना हो, या पेरिफेरल कन्वर्जन ना हो। इन सब स्टेप्स को हम रोक सकते हैं किसी भी जगह पे। थायोमाइड्स को यूज़ कर सकते हैं, आयोडाइड को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, आयोडाइड को हम प्रोटीलिसिस में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट करते हैं बीटा ब्लॉकर्स, अमायोड्रोन और कोर्टिकोस्टेरॉइड। अमायोड्रोन जो टैबलेट ले रहे होते हैं वो पेशेंट के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म करवा सकती है। ओके जी, अब हम पढ़ते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं। हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास पर उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते होते हैं इसके। आपको हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म की सिम्टम्स पता होने चाहिए। हाइपरथायरॉयडिज्म में मेनली क्या होता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बॉडी के अंदर जो है वो GIT की मोटिलिटी बढ़ जाएगी, तो डायरिया डेवलप कर जाएगा, इरिदमियास हो सकते हैं, हार्ट रेट टैकिकार्डिया हो सकता है, हीट इंटॉलरेंस हो सकती है बॉडी के अंदर, और इसके अलावा वेट लॉस हो सकता है, इंक्रीज जो है हंगर, भूख ज़्यादा बढ़ सकती है। ये सारे जो हैं वो हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम हैं। इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने थायोमाइड्स यूज़ करने होते हैं। थायोमाइड्स में कौन से हैं, प्रोपाइलथायोरेसल और मिथेमेजोल। ये दोनों ड्रग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछा जाता है। मेन काम क्या है इसका, हमने भी पढ़ के आए हैं कि थायोमाइड्स में क्या करते हैं कि पेरोक्सीडेज को इनहिबिट करते हैं। TPO जिसे कहते हैं, थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिससे क्या होती है, एक तो हमारा जो आयोडाइड है वो आयोडीन में कन्वर्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये इनहिबिट करेगा ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, एंड सेकेंड स्टेप था कि ऑर्गेनिफिकेशन हो रही थी, और थर्ड स्टेप था कपलिंग हो रही थी। ये सारे स्टेप्स को जो है वो इनहिबिट करेगा ताकि हमारा I2 जो है वो ना बने। जब ये नहीं बनेगा तो हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होगी, इनहिबिट हो जाएगी। तो ये हमारा जो है एक तो इनहिबिट करेगा थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम को, और सेकेंड चीज़ है कि जो मैंने कहा कि
T4 T3 में कन्वर्ट होता है पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर। तो सो वहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं 5 प्राइम डीआयोडीनेज। सो ये इसको भी इनहिबिट करता है। सो ये दो एंजाइम को इनहिबिट करता है मेनली कौन सी ड्रग इसको इनहिबिट कर रही है, ये दोनों काम जो करते होता है वो करता है प्रोपाइल थायराइड, हम जिसे हम कहते हैं PTU। सो PTU जो है वो दोनों एंजाइम को इनहिबिट करती है, और इनहिबिट करने से क्या होती है कि हमारी जो प्रोडक्शन है T3 T4 की वो कम हो जाती है। जबकि मेथिमाजोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनहिबिट करता है थायराइड पेरोक्सीडेज को। सो इनकी जो ये सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इसको आपने याद करना है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रोपाइल थायरासिल को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ कर सकते हैं, जबकि मेथिमाजोल को हम सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेफर करते होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इनके जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट क्या होती हैं। अब अगर हम दोनों ड्रग्स की बात करें तो दोनों ड्रग्स जो हैं वो स्किन रैश करवा सकते हैं किसी पेशेंट के अंदर, मीन एलर्जी हो सकती है इससे। इसके अलावा एक ग्रेनुलोसाइटोसिस हो सकती है, ठीक है, जिसमें WBCs जो हैं वो कम हो जाएंगे, और एक प्लास्टिक एनीमिया जो है वो डेवलप कर सकता है इसके अंदर। इसके अलावा थर्ड जो इसकी साइड इफ़ेक्ट है वो है हेपेटाटॉक्सिसिटी करवा सकते हैं दोनों ड्रग्स। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ मेथामेजोल की, तो मेथामेजोल जो है वो टेराटोजेनिक है, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन करवाता है, इसलिए हम इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, तो हम प्रोपाइल थायरासिल को यूज़ करते होते हैं। अगर हम प्रोपाइल थायरासिल को देखें अकेला तो वो जो है इन साइड इफ़ेक्ट के साथ वेस्कुलाइटिस भी करवा सकता है। ओके जी, ये हमने कर ली हैं दोनों ड्रग्स, इनके जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी कर लिया है और इनके साइड इफ़ेक्ट भी कर लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग पे, जो कि है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जो है मेनली हम तब यूज़ करते हैं जब थायराइड स्टॉर्म हो। थायराइड स्टॉर्म क्या होता है कि बॉडी के अंदर T3 और T4 का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि बॉडी हार्ट जो है वो बिल्कुल हार्ट फेलियर में चली जाती है, ठीक है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है पेशेंट को, हेपेटिक माल फंक्शनिंग हो सकती है, और CNS की जो है ना वो एबनॉर्मलिटीज आती हैं, डिलीरियम हो सकता है, पेशेंट के अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो सकता है। अगर ये 3 तरह के सिम्टम हो, मीन हेपेटिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी हों, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो, और CNS की कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी हो पेशेंट की, ठीक है, तो अगर ये और पेशेंट जो है ना वो हाइपरथर्मिया में चला जाए पेशेंट, तो ये थायराइड स्टॉर्म को इंडिकेट करती है, और हम देखते हैं कि एनालाइज करते हैं कि पेशेंट पहले से कोई ड्रग वगैरह ले रहा है या नहीं। तो थायराइड स्टॉर्म में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी के अंदर स्ट्रेस हो, ट्रॉमा हो, कोई सर्जरी हो, कोई भी इन्फेक्शन हो किसी वजह से, तो थायराइड स्टॉर्म जो है डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अगर बीटा ब्लॉकर्स वही है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी सेम वही होंगे कि एस्दिमा जो है वो उसको बढ़ा सकता है, एस्दिमा को एक्सर्बेशन हो सकती है, AV ब्लॉक हो सकता है, इससे हाइपोटेंशन हो सकती है अगर नॉन सेलेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, और जो है बीटा ब्रेडिकार्डिया हो सकता है प्रोप्रानोलोल से, ठीक है। ये जो है ड्रग ये साइड इफ़ेक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास है आयोडाइड। सो आयोडाइड में आपके जो हैं वो दो तरह के हैं, एक है ल्यूगोल सोल्यूशन और एक होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन और पोटाशियम आयोडाइड। अगर ल्यूगोल सोल्यूशन की बात करें तो ये मेनली क्या करता है, ये इनहिबिट करता है आयोडीन की ऑर्गेनिफिकेशन को एंड हार्मोन रिलीज को। ये दो स्टेप जो है वो आयोडाइड जो है वो इनहिबिट कर रहा था, मेनली ल्यूगोल सोल्यूशन जो है वो इनहिबिट करता होता है। अच्छा, अब हम इसको यूज़ कहाँ करेंगे, हम इसको थायराइड स्टॉर्म में यूज़ करेंगे, या फिर अगर हम सपोज करें कि एक पेशेंट को हम प्रिपेयर कर रहे हैं सर्जरी के लिए, एक पेशेंट का हाइपरथायराइडिज्म है और उसका T3 T4 लेवल बहुत ज़्यादा है। सो हम बहुत ज़्यादा लेवल के साथ अगर हम उसकी सर्जरी कर दें तो एक स्ट्रेस बॉडी में पड़ जाएगा। स्ट्रेस में क्या होता है कि बॉडी खुद ब खुद जो है वो मज़ीद T3 T4 प्रोड्यूस करता है जब भी स्ट्रेस पड़ता है बॉडी को। सो पहले से हार्मोन ज़्यादा हैं, अगर सर्जरी कर देंगे थायराइड स्टॉर्म में पेशेंट जा सकता है। सो थायराइड स्टॉर्म को प्रिवेंट करने के लिए हम सर्जरी करने से पहले आयोडाइड देते हैं, ताकि जो आयोडीन की प्रोडक्शन है वो कम से कम हो जाए, रिलीज़ भी ना हो। इसके अलावा SSKI यूज़ करते होते हैं जो कि सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड है। इसने क्या करना है कि इसने T4 की प्रोडक्शन नहीं होने देनी, साथ साथ जो हमारा ग्लैंड है उसका साइज़ भी कम करेगा और उसकी वेस्कुलरिटी भी कम करेगा। अब ये ग्लैंड है, ठीक है, ग्लैंड का जब साइज़ भी कम हो जाएगा और साथ साथ वेस्कुलरिटी भी कम हो जाएगी, सो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस भी कम होंगे। जितनी कम ब्लीडिंग होगी या जितनी जितनी कम वेस्कुलरिटी होगी, जितना साइज़ कम होगा, जितनी प्रोडक्शन कम होगी, तो अगर स्ट्रेस पड़ेगा बॉडी के अंदर तो T3 T4 की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी, पेशेंट जो है वो थायराइड स्टॉर्म में नहीं जाएगा। सो हम सर्जरी पर करने से पहले जो है वो आयोडाइड को मेनली यूज़ करते होते हैं। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन 131। इसमें मेनली क्या करते हैं कि अगर एक पेशेंट है और सर्जरी के लिए वो एलिजिबल नहीं है,
ठीक है, कोई भी कंडीशन है या फिर उसका ऑर्गन फेलियर है, हम उसकी सर्जरी नहीं कर सकते। सो हम रेडिएशन यूज़ करके उसके जो थायरॉइड ग्लैंड है पैरेन्काइमा उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि जो है T3 T4 की प्रोडक्शन कम हो, ताकि सेल्स कम होंगे उतने ही कम जो है वो उसमें जितने सेल्स कम होंगे उतनी ही T3 T4 की प्रोडक्शन कम होगी। साइड इफ़ेक्ट ये कि सोर थ्रोट हो सकता है और हाइपोथायरॉइडिज़म डेवलप कर सकता है, अगर सपोज़ करें हमने रेडियो एक्टिव से जो है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू किया है, लेकिन ये थायरॉइड ग्लैंड है और ये बहुत ज़्यादा इनलार्ज था और हम इसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया है। डिस्ट्रॉय होते-होते ये सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो गया, तो हाइपोथायरॉइडिज़म के सिम्पटम्स जो हैं वो इसमें आ सकते हैं। सो यहाँ तक इसकी थायरॉइड की ड्रग्स थी बहुत ही ईज़ी हैं और बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन आते हैं इसके, साफ सीधे सवाल आते हैं, तो आपने ईज़िली जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं।